नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस चीज पे चर्चा करने वाले हैं उसकी काफी ज्यादा क्वेरीज मेल्स हमारे पास आते हैं और वो इशू ये है कि भाई यूपीएससी या आईएएस का जो एग्जाम है क्या हम उसके साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आईएएस का जो जो प्रिपरेशन वो एकदम अलग है और पीसीएस की वो एकदम अलग है। तो हम इसको यूपीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में हम आज देखेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें चर्चा, मैं आपके सामने एक चीज बोलना चाहता हूं कि भाई जो यूपीएससी का एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता जा रहा है। आप इस साल का अगर प्री उठा के देखेंगे तो काफी सारे सीनियर प्लेयर्स, वेटरन प्लेयर्स, उनका भी प्री नहीं हुआ क्लियर। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, या वो एक साल वेट करें फिर से। तो और दूसरी चीज, एक और चीज है कि लास्ट फ्यू ईयर्स से क्या हो रहा है कि भाई जो गैप है बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड द एस्पिरेंट्स वो इंक्रीज होता जा रहा है। सीट्स जो है वो हर साल 100 सीट्स कम हो रही हैं, एस्पिरेंट्स की जो है संख्या वो इंक्रीज होती जा रही है। तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम एक ही एग्जाम पे रिलाय करें। तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ बैकअप ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं यूपीपीएससी में, बीपीएससी में, एसएससी में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रहता है टुवर्ड्स द यूपीएससी एग्जाम। तो और जो लोग नहीं सिलेक्टेड है वो लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका हाई होता है। तो उस चीज के लिए वी नीड टू गो फॉर अ बैकअप ऑप्शन। इस चीज पे, इस इशू पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पार्थ सर है। पार्थ सर के पास यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आज मैं वेलकम करता हूं पार्थ सर को। थैंक यू सजल एंड हाय एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ हैं एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अगले 4 महीने में ही आपका यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी प्रीलिम्स दोनों शेड्यूल्ड हैं। तो ऐसे में समय कम है एंड अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। एंड जैसे कि सजल सर ने अभी बताया कि काफ़ी क्वेरीज आई हैं यूपीपीएससी के रिगार्डिंग, तो सजल सर क्या क्वेरीज हैं ऐसी? तो देखिए, सबसे बेसिक जो क्वेरी है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की वो ये है कि भाई ये एग्जाम है क्या यूपीपीएससी का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा आप 21 से 23 सर्विसेज के बीच में आपका चुनाव होता है एंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं विभिन्न विभिन्न विभागों के, विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों के, जिसमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सबको पता है। बट इसके अलावा काफ़ी सर्विसेज हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी एक ज़रूरत होती है, अपनी एक हायरार्की, अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ऑयल करने के लिए। उसके लिए ये लोग अपने अपने पीएससीज के थ्रू, यूपी का यूपीपीएससी है, बिहार का बीपीएससी है, उसके थ्रू अपने ये लोग चयन करते हैं अधिकारियों का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए आईएएस, आईपीएस हैं, उन लोग को हेल्प करती है स्टेट मशीनरी को रन करने में। तो इसके द्वारा ये लोग चयनित होते हैं और इसमें से पीसीएस एंड पीपीएस के पास मौका होता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विस के बाद प्रमोट होकर प्रॉपर आईएएस एंड आईपीएस बन सकते हैं। सिमिलरली इसमें कौन अपीयर हो सकता है? अगर यूपीएससी की बात करें तो जैसे यूपीएससी में तो इंडियन सिटीजन केवल अलाउड हैं, वैसे यूपीपीएससी में अभी फिलहाल डोमिसाइल का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कोटा नहीं है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का हर एक एस्पिरेंट जो एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि पिछले साल के टॉप 3 में 2 टॉपर्स आउटसाइड ऑफ यूपी थे, हरियाणा के थे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है इन टर्म्स ऑफ डोमिसाइल। रिजर्वेशन को लेकर क्राइटेरिया जरूर होता है कि अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन यहाँ पर विमेन का कट ऑफ, लड़कियों के लिए एक अलग कट ऑफ जारी होती है विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एंड विमेन पार्टिसिपेशन को आगे लाने के लिए। एंड ओवरऑल जो इसकी जॉब प्रोफाइल होती है वो काफ़ी हद तक इक्विवेलेंट टू यूपीएससी के कई पोस्ट्स के बराबर होती है। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो एक मोटा मोटा जो खांचा तैयार होता है वो ये है कि यूपीपीएससी के द्वारा आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन में होने वाले विभिन्न पदों पर चयनित होकर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरा मेन सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या वाई यूपीपीएससी इज अ गुड बैकअप ऑप्शन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीएससी का एग्जाम क्यों दे। सवाल बहुत अच्छा है एंड इसमें एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है थोड़ी। इसको आप अदर वे मत लीजिएगा बहुत लोग, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यूपीएससी की कई सर्विसेज से बहुत बेटर ये है कि आप यूपीपीएससी की कुछ सर्विसेज में जाएं।
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन सर्विसेज का, ठीक है, या मैं किसी को डिमोटिवेट या डिमीन नहीं करना चाहता हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल, अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो यूपीपीएससी के कई पद आपकी यूपीएससी के कई पोस्ट से लाख गुना बेटर हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके जो पर्क्स हैं, आपके जो रिम्यूनरेशन हैं, आपको जो एक बेसिक जो एक रुतबे वाली बात होती है जिसको लेकर एक हमारा यूपी बिहार में काफ़ी कल्चर है कि हम सरकारी जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ रुतबा है, तो वो एक्चुअल रुतबा इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको प्रॉपर घर मिलता है, आपको बंगला मिलता है, आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक ब्यूरोक्रेट को मिलनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, ये बहुत बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन में तो खैर इंडिया का नंबर 1 है और एरिया वाइज भी ये टॉप 3 में है। तो आपके पास एक बहुत डाइवर्सिफाइड मौका है कि आप ऑल द वे फ्रॉम नोएडा टू गाजीपुर एंड गोरखपुर एंड ऑल द वे फ्रॉम बरेली टू झांसी, आप विभिन्न डोमेन्स में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस में आप जॉब कर सकते हैं एंड साथ में आप अपने घर के आसपास भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल जो अब आप बात करते हैं यूपीएससी से, तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ साल का जो साइकिल है, स्पेशली 3 साल का जो साइकिल है यूपीपीएससी का, वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पैटर्न जो है वो यूपीएससी के बराबर आ गया है। तो ऐसे में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, तो आप अगर 10 घंटे की, लेट्स एग्जांपल आप 10 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आप यूपीपीएससी के लिए एक्स्ट्रा आपको 1 से 2 घंटा चाहिए होगा उसी प्रिपरेशन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीपीएससी प्रिपरेशन 2 घंटे में हो जाएगी, बट आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है अगर वो 10 घंटे की है तो आप 2 घंटा और लगाकर साथ में यूपीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक आपके लिए बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। एंड अब जो यूपीपीएससी का जो एग्जाम साइकिल है, अगर आप लॉकडाउन के बाद की बात करें, वो एकदम अलाइंड हो गया यूपीएससी के साथ। एग्जाम्पल दे देता हूँ, लास्ट ईयर 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स था, 11 अक्टूबर को यूपीपीएससी का प्रीलिम्स था। इस साल 17 जनवरी को यूपीएससी का मेंस खत्म हुआ, 21 जनवरी से यूपीपीएससी का मेंस स्टार्ट हो गया। इस साल 13 जून को यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है, उसके 2 हफ्ते बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स है। तो आप अपनी पढ़ाई के लिए आपको बहुत इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आप एक ही फोकस के साथ दोनों एग्जाम्स एक साथ दे सकते हैं, यानी आपका बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन बन सकता है सजल। अब हम कुछ मिथ्स की बात करते हैं पार्थ। तो बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं यूपीपीएससी एग्जाम के बारे में। वो कुछ मिथ्स जैसे इस तरीके से, एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये एग्जाम बहुत इजी है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? काश इतना आसान होता, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम और आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं, जो यूपीएससी का इंटरव्यू फेज तक जाते हैं, बट वही बच्चे रेगुलर इंटरवल पर यूपीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर ये एग्जाम इतना आसान होता सबके लिए, तो यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला इजीली यूपीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर सकता था, बट ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई यूपीएससी से अलाइंड है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में आपको 1 से 1.5 घंटा अपना एफर्ट एक्स्ट्रा डालना है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये आसान डिफिकल्ट आपकी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली है, बट केवल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस, नो डाउट ये एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है सजल। दूसरा जो एक मिथ है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है यूपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी, कि भाई ये एग्जाम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का एग्जाम है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप जो है आपके लिए बहुत इजी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपके चांसेस बहुत कम है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? और सजल यहाँ पर मैं 2 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा। यहाँ पर जो डिबेट है ना, वो सिलेक्शन वर्सेस कंटेंट की है। अगर आप सिलेक्शन देखेंगे ओवरऑल, तो सिलेक्शन जो है यूपीपीएससी में वो मोर और लेस बराबर है। मैं तो कहूँगा 60-40 नो डाउट अभी हिंदी इंग्लिश को लेकर होगा, बट कंटेंट इज नो डाउट इज स्क्यूड इन अ लार्ज पोर्शन इन द फेवर ऑफ हिंदी मीडियम। एंड उसका एक कारण है, उसका एक बेसिक आइडियोलॉजिकल कारण ये है कि अभी इस पैटर्न को चेंज हुए केवल 2 से 3 साल हुए हैं। तो अभी तक जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स बेस्ड था, क्योंकि आपका मेंस भी प्रीलिम्स बेस्ड पर ऑब्जेक्टिव होता था एंड प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता ही था। तो जो कंटेंट है, जो सोर्स की किताबें हैं, वो सब हिंदी में अभी भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला किसी तरह पर डिसएडवांटेज पोजीशन पर है। मैं भी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। मैं अपने कितने लोगों को जानता हूँ जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, वो भी उसी लेवल की प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू फेज तक पहुँच रहे हैं। तो कंटेंट जो है वो नो डाउट हिंदी मीडियम के फेवर में है, बट
यही काम सिविल डेली धीरे धीरे करेगा कि हम कंटेंट एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इवेंचुअली ऐसा लेकर आए कि जो ये जो गैप है हिंदी वर्सेस इंग्लिश का कंटेंट का, वो हम लोग धीरे धीरे ब्रिज करें। बट एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो ये कंटेंट वाला डिबेट जो है वो हल्का सा हिंदी मीडियम के फेवर में जरूर है। दूसरा एक और जो काफी बड़ा मिथ है कि भाई कि प्रीलिम्स और मेंस जो है क्या हम उसको अलग अलग वी नीड टू प्रिपेयर दैट, या फिर प्री की और मेन की तैयारी हमें एक साथ करनी है। तो ये भी एक बेसिक लोगों में एक डाउट रहता है कि भाई क्या हम अलग अलग तैयारी करें या हम एक साथ तैयारी करें। देखिए सजल, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूं। वो जमाना गया जहां पर आप 10 पन्ने के नोट्स लेते थे, पॉलिटी के 10 पन्ने के नोट्स, इकोनॉमी के 10 पन्ने के नोट्स एंड हिस्ट्री के 10 पन्ने के नोट्स, एंड आप क्लेम करते घूमते थे पूरे इलाहाबाद में, पूरे लखनऊ में, पूरे प्रयागराज में, पूरे लखनऊ में, पूरे गोरखपुर में कि हमारा प्री इससे निकल जाएगा। बट एक चीज, एक बेसिक फंडा आप ये समझिए कि केवल प्री निकालना इज नॉट द पेनिकल। प्री इज द एलिमिनेशन राउंड। 4 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट ही सेलेक्ट होकर मेंस तक पहुंचते हैं ना। तो अगर आपको केवल प्री ही निकालना है, प्री इज नॉट द पेनिकल, आप मेंस की प्रिपरेशन कैसे करोगे? फिर आप मेंस की आंसर राइटिंग 2 महीने में तो अचानक से नहीं कर सकते हो ना, पेपर 1 2 3 4 की प्रिपरेशन। तो इन एनी केस आपको जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, जिसमें आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप मेंस के थ्रू ही प्री एंड इंटरव्यू दोनों की तैयारी करते हैं, वैसे ही अब के समय में आपको यूपीपीएससी में भी मेंस की तैयारी करनी है एंड एट द सेम टाइम उसी में माइन्यूटली चेंजेस करके आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी, आपके इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। मैंने बहुत सुना है कि इनका तो प्री इतने साल से निकल रहा है, इतना प्री इतने साल से निकल रहा है, बट इवेंचुअली उनका मेंस क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उन्होंने एक स्टैगर्ड अप्रोच अपनाया कि चलो अभी प्री की तैयारी कर लेते हैं, फ्री हो गया, अब मेंस का कोई आइडिया नहीं है, किसी तरह मेंस भी हो गया, चलो अब इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं है। हाँ, 100 में से 2 लोग का ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स स्ट्रांग होता जा रहा है, बट आपका मेन एम है उस फाइनल पीडीएफ लिस्ट में अपना नाम देखना, ना कि केवल प्रीलिम्स निकालते रहना। तो आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए ही होगी सजल। एक और जो आखिरी सबसे बड़ा मिथ है जो बहुत लोग फैलाते भी हैं कि भाई यूपीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ऐसे आदमी के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो यूपीएससी के लिए भी कहा जाता है। तो अगर आप यूपीएससी देखिए, 100 सवाल आते हैं एंड 2020 वाले एग्जाम को थोड़ा एक्सेप्शन अगर रख लें तो आपका रफली 15 से 20 सवाल या 10 से 15 सवाल तो ऐसे जरूर होते हैं ना जो सबके लिए टफ होते हैं, जिनके सोर्सेज का हमको आइडिया नहीं होता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यूपीपीएससी एज वेल। वहाँ 150 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। अब इस रेशियो में 20 से 30 सवाल तो ऐसे जरूर होंगे सजल, जहां पर एक एस्पिरेंट जो एक कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ रहा है, कन्वेंशनल करंट अफेयर्स सोर्सेज यूज कर रहा है स्टैटिक के अलावा, उसको 20 से 30 सवालों का कोई आइडिया नहीं होगा। बट वो सेम चीज हर जगह अप्लाइड है। आप यकीन मानिए, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अपने रिसोर्स बुक्स को यूटिलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, प्री के टेस्ट सीरीज अच्छे से देते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको रेस्ट 120-125 क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं आने वाला है। ये 20-25 क्वेश्चंस का जो इशू है ये हर साल रहता है, ये मेरे ओपिनियन में तो ओवरब्लोन है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पे आते हैं कि एक आदमी जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो बेसिक सिमिलैरिटी क्या है उस एग्जाम में और जो आपका यूपीपीएससी एग्जाम है उसमें? इस आंसर को गॉज करने का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूं सजल। अभी 4 तारीख को यूपीपीएससी का इंटरव्यू खत्म हुआ है 2019 साइकिल का, ठीक है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, या मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने यूपीएससी का भी मेंस दिया है, यूपीएससी के कई इंटरव्यूज दिए हैं, वो इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा थे, बट वो अच्छे खासे थे। तो आप ये समझिए कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के थ्रू इन्होंने ये एग्जाम के इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे। तो यस, सबसे पहला जो सिमिलैरिटी है वो ये है, जो ओवरऑल पैटर्न है वो सेम है। यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, वो आता है। सिमिलरली इन यूपीपीएससी द स्टेज रिमेन्स द सेम, प्रीलिम्स, मेंस देन इंटरव्यू। ये तो हो गई पैटर्न की बात। अगली चीज, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका मोर और लेस सेम है। कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, तो आपके कुछ एलिमेंट्स स्टेट के भी आ जाएंगे, जो कि जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट ओवरऑल अगर आप सिलेबस की बात करें, स्पेशली अगर आप जीएस सिलेबस की बात करें और मेंस में, आप उठा के देख लीजिए, आपका 80 से 90% सिलेबस
यूपीएससी एंड यूपीपीएससी का सेम है, द सेम हैपेंस विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड जो आपका 2017 के बाद से जो मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है वो काफी हद तक अब अलाइंड है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के साथ साथ, यूपीएससी के एग्जामिनेशन के साथ साथ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पूरा एक पैटर्न है, जो एक पूरा तरीका है, ये वही चर्न आउट कर रहा है कि आप यूपीएससी भी साथ में दीजिए, आप यूपीपीएससी भी साथ में दीजिए, आपको बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली सजल। जाहिर सी बात है पार्थ कि अगर ये एग्जाम, क्योंकि इसमें जो कमीशन है वो भी अलग है, एक एग्जाम जो है वो यूपीएससी कराता है, एक एग्जाम जो है वो जो एसपीपीएससी वो कराता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा इसका यूपीएससी के अगर हम कंपेयर करें तो। बिल्कुल होगा एंड होना लाजमी है। अब जैसे मैंने कहा कि इसके कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं, जैसे सबसे पहला माइन्यूट डिटेल तो यही है, हमारी जो आदत बनी हुई यूपीएससी प्रीलिम्स में वो है 2 घंटे में जीएस पेपर में 100 सवाल हल करना एंड सीसैट पेपर में 2 घंटे में 80 सवाल हल करना। अब आप जब यूपीपीएससी में आते हैं, प्रीलिम्स यहाँ भी 2 घंटे का है, बट अब आपको करने हैं 150 सवाल, 150 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, सिमिलरली इन सीसैट नाउ इट ब्रिंग्स 100 क्वेश्चंस। तो एक जो आपके पास एक लेवरेज होता है ना यूपीएससी में कि आप 2 से 2.5 बार दोबारा क्वेश्चन पेपर रिपीट करके, दोबारा से बैक एंड फोर्थ करके आप पेपर देख सकते हो, वो यहाँ पर टाइम लेवरेज थोड़ा कम जरूर हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास 150 सवाल हैं, ऑलमोस्ट क्या हाफ सवाल ज्यादा हो गए। तो ये तो हो गया पहली बात तो प्रीलिम्स का। ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपके पास ओवरऑल वेटेज जो है यहाँ पर वो 1500 मार्क्स का है। यूपीएससी में ये 1750 मार्क्स का है, 1750। यूपीपीएससी में ये है 1500। ये तो हो गया डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है हिंदी। ठीक है, अब आप यूपीएससी में जब आप मेंस देने जाते हैं तो आपके पास 2 कंपलसरी पेपर होते हैं लैंग्वेजेस के, एक कोई इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते बट उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू यूपीपीएससी, यहाँ पर एक ही लैंग्वेज पेपर है विच इज हिंदी, विच इज कंपलसरी एंड इट इज नॉट क्वालिफाइंग, इट्स मार्क्स आर काउंटेड इन योर ओवरऑल मेरिट। तो यहाँ पर आपको 150 मार्क्स की हिंदी का पेपर कंपलसरी देना पड़ता है, जिसके मार्क्स आपके ओवरऑल मेरिट में जुड़ते ही जुड़ते हैं। और सजल, जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ जाता है वो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब आप और हम अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड है, बट जब हम यूपीएससी देने जाते हैं, राइट फ्रॉम दानिक्स अप टू आईएएस आईएफएस, हम लोग सभी सर्विसेज के लिए इक्वली एलिजिबल हैं। एक ही एलिजिबिलिटी है यूपीएससी में, वो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मार्क्स का कोई लिमिट नहीं है आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए, बट व्हेन इट कम्स टू यूपीपीएससी यहाँ पर कई बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर आपको ये बोला जाए कि इस साल 400 सीट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 400 के 400 पर मैं यार आप क्लेम कर सकते हैं या फिर इट इज अप फॉर द ग्रैब्स। एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एग्जीक्यूटिव सीट्स छोड़ दीजिए, फॉर एग्जांपल पीसीएस, पीपीएस, ट्रेजरी ऑफिसर, आरटीओ, बीडीओ, नायब तहसीलदार, जेल सुपरिटेंडेंट, इन सबको अगर आप छोड़ दीजिए, जो मैं बड़े के नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सी सर्विसेज में वो लोग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन से एक्स्ट्रा बैरियर्स मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट कमिश्नर फॉर द सेल्स टैक्स, यहाँ पर आपके पास कॉमर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एपीओ, आपके पास लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है। समाज कल्याण अधिकारी, यहाँ पर आपके पास सोशोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। बीएस से आपके पास बेसिक शिक्षा अधिकारी के अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपके पास बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होना अनिवार्य है। कुछ पोस्ट पर नॉर्मल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिलेमा है वो आ जाता है कि यहाँ पर आपको पीजी होना अनिवार्य है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है कि आपके पास जो एग्जीक्यूटिव के पद हैं वहां की एलिजिबिलिटी अलग है। नॉट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरी सीट। ठीक है, एंड सब जो चौथा है वो आपके प्रिपरेशन मोड की अगर मैं बात करूं, वो चौथा प्रिपरेशन मोड में आ सकता है, वो है कि यहां पर फैक्चुअल एलिमेंट्स इज ऑन योर फेस। यहां पर बिना शर्म के आपसे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जो एक हम लोग का सो कॉल्ड एलिटिज्म है यूपीएससी में कि ओ माय गॉड इट इज सो फैक्चुअल, बट यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आराम से आपसे पूछ सकते हैं एंड वो आपके लिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट थोड़ा फैक्चुअल मेंस भी कहीं पर हो जाता है, इंटरव्यू भी काफी हद तक फैक्चुअल हो जाता है बहुत एंगल पर, प्रीलिम्स तो आपका 50% फैक्चुअल है ही सजल। एक और चीज जो मेरे को लगती है कि भाई कुछ सालों से, पिछले एक दो सालों से मैं देख रहा हूं कि यूपीपीएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में लोगों का इंटरेस्ट जो है, क्यूरियोसिटी जो है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। और मैं काफी उन लोगों को देख रहा हूं कि जो लोग
नॉर्थ बैकग्राउंड से भी नहीं है। एक मेरा स्टूडेंट था जो महाराष्ट्र से है, वो भी ये बोलता है कि भाई मैं सर फॉर्म भर रहा हूँ यूपीपीएससी का। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में कि लोग यूपीपीएससी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? और सजल, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 2 साल पहले प्रभात कुमार सर जब चेयरमैन बने तो उन्होंने ये चेंजेस लेकर आए यूपीपीएससी के ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न पर कि उसको काफ़ी हद तक अलाइन करना है यूपीएससी के पैटर्न पर, क्योंकि एग्ज़ाम जो था यूपीपीएससी का आज से 2 साल पहले काफ़ी आउटडेटेड हो चुका था प्रेजेंट डे 21st सेंचुरी इकोनॉमी के डिमांड्स को लेकर। अब उस आउटडेटेड पैटर्न के थ्रू आपको बहुत अच्छे ऑफिसर्स नहीं मिल सकते थे। एक जो वेल अलाइंड, वेल एजुकेटेड एंड वेल नॉलेज जो बंदा है उसमें, और एक जो रट्टा मार के जो यहाँ तक पहुंच रहा है, उन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में काफी अंतर था। तो इन्होंने क्या किया, यूपीएससी के जो पैटर्न था उसको ये लोग यूपीपीएससी में भी लेकर आ गए। तो एक तो ये हो गया, आपके पास अब एवेन्यू सेम हो गए। सेकेंडली, इन्होंने जो करप्शन के एलिगेशंस लगते थे, एंड इट इज अ बिग थिंग, इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग। मैंने पर्सनली फेस किया है कि मैं एग्जाम दे रहा था एंड एग्जाम बीच में कैंसिल हुआ, बीच एग्जामिनेशन में एग्जाम कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ द एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो पिछले 2 सालों में काफी हद तक इन्होंने उस चीज पर कंट्रोल किया है, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक काम कर दिया है कि अब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो काफी हद तक आपके एस्पिरेंट के खुद के हाथ में है। कैसे? उन्होंने इंटरव्यू का जो वेटेज है केवल 100 मार्क्स का कर दिया है। आप 1500 मार्क्स का मेंस दीजिए, 100 मार्क्स का केवल इंटरव्यू है। तो इवेंचुअली सारी पावर, आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपके अपने हाथ में रह गया कि आइए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। एंड तीसरा जो एक बहुत सालों से चला आ रहा इशू था, एंड ये अभी भी बहुत से डिफरेंट स्टेट्स में ये इशू है, वो है लेंथी प्रोसेस का। अब मैं बता सकता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मेरे एक रिलेटिव ने 2009 में एग्जाम दिया एंड 14 में रिजल्ट आया। जस्ट इमेजिन, 5 साल के बाद। इनफैक्ट ये एक जोक भी था कि उनको अपना रोल नंबर भी याद नहीं था। बट अब ये जो साइकिल है ये बहुत हद तक काबू में आ चुका है। आप ये देखिए, अगर एक लॉकडाउन नहीं होता तो 19-20 का साइकिल भी अब तक बहुत इजीली कंप्लीट हो चुका होता। तो अब जो साइकिल है, गिवन द स्टेटस ऑफ अदर स्टेट्स, यूपी का साइकिल काफी इंप्रूव हो चुका है। एंड आप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप दोनों के एग्जामिनेशंस को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस साल की बात करें, आपके पास ये यूपीएससी के मॉक टेस्ट जैसा होगा प्रीलिम्स यूपीपीएससी का। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उससे 2 हफ्ते पहले यूपीपीएससी का प्रीलिम्स होगा। जैसे एक जमाने में सीएपीएफ का एग्जाम, सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता था, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी प्रीलिम्स से थोड़ा पहले होता था। तो हम में से बहुत लोग वो इसलिए देते थे ताकि हम, एक तो प्रैक्टिस हो जाए, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठने की प्रैक्टिस अलग होती है, घर में मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस वो फील नहीं आता है। दूसरा कि हमें एक गॉज होता था कि इस साल यूपीएससी का जो ओवरऑल एंगल है वो क्या होने वाला है। द सेम थिंग कैन बी डन थ्रू यूपीपीएससी प्रीलिम्स। अगर आपको ये 2 साल में इंटरेस्ट दिख रहा है, वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक नेट प्रैक्टिस चाहिए मेन मैच से जाने से पहले, यूपीपीएससी प्रीलिम्स से अच्छी नेट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकती यूपीएससी के लिए। सर, अच्छा, एक और जो काफी लोग बोलते हैं इस बारे में कि भाई अगर यूपीपीएससी का आपको एग्जाम निकालना है तो एक बुक आती है घटना चक्र, उस बुक को आप पढ़ लो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देख लो। आई थिंक इतना काफी है और आपका जो ये एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? घटना चक्र ये हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट की तरह है, ठीक है, कि ये है भी और नहीं भी, ये वाली बात है। तो यस, नो डाउट, घटना चक्र, पहले मैं सबको बता देता हूँ घटना चक्र है क्या। घटना चक्र इज अ बेसिक कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ये इंपॉर्टेंट कहाँ से हो जाती है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में, या इनफैक्ट आप पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स के, एंड जब मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था, यू विल सी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो काफी रिपीट होते थे। ये कहाँ से आते थे? आपके वेरियस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीपीएससी, वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी, इवन सीपीएफ के एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते थे। तो ऐसे में एक घटना चक्र एक कंपाइलेशन है, एक सर्टेन पब्लिकेशन की किताब है जो विभिन्न एग्जाम्स में पिछले 20 सालों में, 25 सालों में पूछे गए सवालों को एक सब्जेक्ट वाइज कंपाइल कर रखा कि पॉलिटी की घटना चक्र अलग है, हिस्ट्री की अलग है, इकोनॉमी की अलग है। तो वहां पर आप इसको पढ़ते थे एंड आप ये सोच के जाते थे कि आपका निकल जाएगा।
तो यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है। एक जमाने में था, अभी उतना नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% खत्म हो चुका है, बट एक जमाना वो भी था जब यहाँ पर 45 से 50% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होते थे। तो जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, अच्छा नेगेटिव मार्किंग अभी आई है माइंड यू, ठीक है, जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आप 50% क्वेश्चन तो आराम से प्रीवियस ईयर से पढ़ के चले गए। बाकी 50% में आपको इतनी नॉलेज बेस तो होगी कि आप अपना कुछ क्वेश्चन कर लोगे, बाकी तो आपका तुक्का लग ही जाएगा। बट फिर वही बात, आपको केवल प्री नहीं क्लियर करना ना, आपको तो ओवरऑल एग्जाम क्लियर करके एक ऑफिसर बनना है ना। मेंस में क्या करोगे यार? तो नो डाउट वेटेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, नो डाउट घटना चक्र का इंपॉर्टेंस है, बट वो ओवर ब्लोन है इस समय। आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी जो रिसोर्स मटेरियल है, एनसीईआरटी बेसिक किताबें, जो रिसोर्स मटेरियल हैं सब्जेक्ट्स के, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, वो सब पढ़ें। एंड जब आपको रिवीजन करना है, लास्ट के 2 महीने के जो रिवीजन होते हैं उसमें आप जरूर घटना चक्र पढ़ें। मैं घटना चक्र को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, बट घटना चक्र का जो रोल है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, बट अभी भी एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक रहेगा। तो आप एज अ रिवीजन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप अब ये सोचते हैं कि आप घटना चक्र पढ़ के प्री निकाल सकते हैं तो ऑल द बेस्ट। अच्छा, अब जो मैं देख रहा था, मैंने चेक किया तो ये पाया कि प्री जो है वो 13 जून को है, तो लगभग हमारे पास 4 महीने बचे हैं। तो एक एस्पिरेंट जो यूपीपीएससी का भी एग्जाम देगा, उसका नेक्स्ट 4 महीने किस तरीके से उसको डिवोट करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताइए जरा। देखिए, इसमें मैं 2 पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ। पहला तो वो जो अपनी यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी स्पेसिफिक तैयारी कर रहे थे, वो अपनी तैयारी एज इट इज जारी रखें एंड कोशिश ये करें कि अब धीरे धीरे अपने जो ओवरऑल टाइम है, जो आप डेली कोटा देते हैं अपनी पढ़ाई को, वो धीरे धीरे बढ़ाएं। बट एट द सेम टाइम अभी जून में एग्जामिनेशन है, आप मार्च तक अपने मेंस की प्रिपरेशन पर ही फोकस करें। आप आंसर राइटिंग को बिल्कुल स्किप ना करें मेंस तक, और आप अपनी चीज़ों को आराम से पढ़ते रहें। जो आप पढ़ रहे हैं उसी में ही आप फैक्चुअल एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था डिफरेंट सबमिट्स का, ठीक है। आप डिफरेंट सबमिट्स जो हैं वो कब हुई थी, आप सबमिट्स के बारे में वैसे ही पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा उसमें फैक्चुअल देख लीजिए कि वो सबमिट्स कहाँ पर हुई, ठीक है। जैसे पिछले साल यूपी स्पेसिफिक 3 स्कीम्स पूछी गई थी प्रीलिम्स में, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स की बात मैं करता हूँ। तो आप बस जैसे कोई भी स्कीम पढ़ रहे हैं, आप हल्का सा निकलकर आप ये भी देख लीजिए कि उनका यूपी में क्या इंप्लीमेंटेशन है। मुझे याद है एक हृदय स्कीम के ऊपर आया था, एक स्मार्ट सिटी में था कि स्मार्ट सिटी में कितनी यूपी की सिटीज हो चुकी हैं, हृदय में कौन कौन से यूपी की सिटीज हैं, एंड तीसरा जो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स जो था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स था, उसमें यूपी की परफॉर्मेंस को लेकर था। तो यूपी स्पेसिफिक के 3 सवाल जरूर थे। तो आप एनीवे आप एसडीजी तो पढ़ ही रहे थे, आप एसडीजी में यूपी का थोड़ा देख लीजिए। आप हृदय स्कीम पढ़ ही रहे थे, ठीक है, आप वो भी देख लीजिए। आप स्मार्ट सिटी पढ़ ही रहे थे, आप उसमें यूपी का देख लेते। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो अब तक अलाइन थी उसी में करना है, बट आपको बीच बीच में जो फैक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो देखते रहना है। नाउ कमिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट फॉर द जोन एग्जामिनेशन अभी से, तो मेरी आपसे ये विनती ये रहेगी कि मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक कोशिश ये करिए कि आपकी जो बेसिक बुक्स की रीडिंग है, सारे सब्जेक्ट्स के जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट, ये जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर को मैं इसमें भी इंक्लूड नहीं करता हूँ, ये 6 सब्जेक्ट्स की जो रीडिंग है, ये आपकी पहली दूसरी रीडिंग एटलीस्ट आपके मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक खत्म हो जानी चाहिए। और उसके बाद आप लोग ग्रेजुअली, सबसे बड़ी दिक्कत लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। आप प्लीज टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ठीक है, टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, टेस्ट, ये जो साइकिल है टेस्ट एनालाइज रिवाइज टेस्ट, ये आपका यूपीएससी में भी काम आएगा, यही आपका यूपीपीएससी में अगले 4 महीने में काम आने वाला है। चलिए अब आप आते हैं आज के आखिरी सवाल पे कि भाई बेसिकली सिविल्स डेली के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा ही पायनियरिंग और बहुत ही इनोवेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा नई नई चीज लेके आता है। तो यूपीपीएससी के बारे में, अब यूपीपीएससी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जो है हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। हाँ जरूर सजल, और जैसा कि आपने अभी जितने सवाल हमसे पूछे, ये वो सवाल थे जो मैक्रो थे, ये कभी ना कभी किसी ना किसी को इफेक्ट जरूर करेगा, बट आपके माइक्रो डाउट्स भी तो जरूर होंगे ना। अगर आप सिविल्स डेली का
पिछला इतिहास उठा के देख लें तो हमारे समन्वय फॉर्म से अकेले 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। ये ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके जो माइक्रो डाउट्स हैं रीडिंग को लेकर, सोर्स मटेरियल को लेकर, कंटेंट को लेकर, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को लेकर, अगर आप डिमोटिवेटेड फील भी करते हैं उसको भी लेकर, आप हमारा समन्वय फॉर्म फिल करें सिविल्स दिल्ली का, एंड वी विल रीच आउट टू यू एंड वी विल गाइड यू। रिमेंबर, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वो समन्वय फॉर्म आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप पर पिन मिलेगा। प्लीज फील फ्री टू फिल इट। सेकेंडली, हम लोग का हैबिटेट जो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, वो हम लोग वहां पर अपना एक घंटे का डेली सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं उसको लूंगा, एंड वहां पर हम लोग बेसिक 3 आइडियाज पे फोकस करेंगे। पहला, जो आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो करंट अफेयर्स स्पेशली अब जो प्रीलिम्स का समय आने वाला है, तो ये जो 6 से 9 महीने का जो बैंडविड्थ है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वी विल डिस्कस इट, ठीक है। सेकेंडली, जैसे मैंने थोड़े पहले बताया, फैक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं, तो स्टैटिक आप तैयार कर ही रहे हैं, उसमें आप क्या फैक्चुअल, किस एंगल से फैक्चुअल ढूंढ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी विल डिस्कस द फैक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द स्टैटिक पोर्शन एज वेल। एंड तीसरा जो है वो ये है कि जो आपका यूपी स्पेसिफिक स्टफ है, क्योंकि आपके पास कंटेंट तो है, चलिए आप लक्ष्मीकांत तो पढ़ रहे हैं, बट आप यूपी स्पेसिफिक स्टफ कहाँ से लेकर आएंगे, उस पर क्या एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम ये 3 चीजों पर डिस्कस करेंगे वहां पर। करंट जो कि पिछले 9 से 12 महीने का, स्टैटिक में फैक्चुअल एलिमेंट्स, और यूपी स्पेसिफिक स्टफ। ये आप हैबिटेट पे ज्वाइन करें, ठीक है। मैं रोज शाम को 1 घंटे का सेशन लूंगा, आप से इंटरेक्शन होगा, आप अपने डाउट्स लेकर आइए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, मैं उसी में से आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड ये जो दोनों चीजें हैं सजल, समन्वय फॉर्म और हैबिटेट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जाते जाते मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि सी यू गाइज ऑन द हैबिटेट। थैंक्स अ लॉट पार्थ। तो आई होप कि काफी सारे आप लोग के जो डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, वो इस डिस्कशन के बाद सॉल्व हो गई होंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे माइक्रो डाउट्स होंगे, जिसके बारे में पार्थ जी ने भी बोला था कि भाई माइक्रो लेवल पे कि हमारे पास टाइम की कमी है। तो ये सारे डाउट्स जो हैं, ये आप हमारा समन्वय फॉर्म जो कि कमेंट बॉक्स पे है, आप उसको फिल करिए। हमारे मेंटर जो हमारे यूपीपीएससी के जो एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, वो आपको रीच आउट करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा हैबिटेट का स्टार्ट होने वाला सेशन, उस पर आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बस मैं एंड में यही बोलूंगा, सी यू ऑन हैबिटेट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.